हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एग्री गाइडेंस। मेरा नाम धीरज कुमार है और मैं भी वर्तमान समय में बिहार एग्रीकल्चरल कॉलेज भागलपुर सबौर में पढ़ रहा हूँ। तो ये मेरा क्लास 11 के पहला चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो। मैंने पार्ट 1 वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे पहले भी अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप उन वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां आपको उस वीडियो का पहला वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वहां मैंने डिटेल से बताया है कि एग्रीकल्चर का मतलब क्या है, इसमें इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ों को मैंने डिस्क्राइब किया था, वहाँ पे बताया था। तो अभी आपका जो है क्लास मैंने स्टार्ट किया है, शुरू स्टार्टिंग में किया है, तो आप सिर्फ अच्छे से देखें। उन चीज़ों को एक बार में नहीं समझ में आता है, 2 बार देखें। पहले तो एक बार आप देख लें, उसके बाद उसके बाद दूसरा बार देखें, आप इसको क्या करें, नोट करें, और उसके बाद अब जो आप नोट किए उनको याद करने की कोशिश करें। और जो भी क्लास 11th में एग्रीकल्चर लिए हैं, मैं चाहूँगा कि जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं वो अभी से ही BCEC की तैयारी में लग जाए। यदि आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, यदि आप अपने लक्ष्यों को पाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, तो अभी से ही आप BCEC की तैयारी में लग जाइए, BHU की तैयारी में लग जाइए, ICAR की तैयारी में लग जाइए, ताकि आपका जो है भविष्य उज्जवल हो सके, आप भी किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ सकें। तो केमिस्ट्री हो, बायो हो और एग्रीकल्चर हो, इन तीनों पे आपको बहुत ही अच्छे ढंग से, और आपका इंग्लिश हो, इन तीनों चारों चीज़ों पे बहुत ही अच्छे तरीके से पकड़ बनाना है और कमांड बनाना है, ताकि आपको अलग से फिर क्या करना पड़े, BCEC की तैयारी नहीं करना पड़े। आप एक ही बार में एग्जाम दें और उसको एक झटके में पार कर जाएं, और आप भी अपनी सफलता दर्ज करें। तो चलिए हम चलते हैं अपनी टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा, पहले भी हम बता चुके हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि थोड़ा सा ब्रीफ कर दें, संक्षेप में। मैं जो पिछले लेक्चर में बताया था उसको मैं ब्रीफ में एकदम बताऊंगा। यदि आप नहीं देखें तो उस वीडियो को जरूर देखें। तो सबसे पहले देखिए कि एग्रीकल्चर जो है, सब जो कृषि जो हम पढ़ते हैं, एग्रीकल्चरल साइंस यानी कि कृषि विज्ञान, तो कृषि जो है वो सब किस दो शब्द से बना हुआ है, किन शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। तो एग्री और कल्चर जो है एग्रीकल्चर जो है दो भाषा से मिलकर के बना हुआ है। अब दो कौन सा भाषा से मिलकर के बना हुआ है, आप मुझे कमेंट में करके जरूर बताएं। तो एग्रीकल्चर दो भाषा से मिलकर बना हुआ है, और किस भाषा से मिलकर बना हुआ है ये मैंने अपने वीडियो में बताया है। यदि आपको डिस्क्रिप्शन भी बॉक्स खोलना नहीं आता है, तो आप जब वीडियो देख रहे होंगे तो उसके नीचे एक इस प्रकार से ऐसे करके एरो आता है, उसके नीचे इस पर दबाइएगा, क्लिक कीजिएगा, तो वहाँ पे कुछ इस प्रकार में ब्लू कलर का आपको वहाँ पे लिंक मिलेगा, ब्लू कलर का लिखा हुआ मिलेगा। आप जब क्या करेंगे, उसको क्लिक करेंगे तो आप वो वीडियो आप पाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि एक और भी लिंक मिलेगा एग्री गाइडेंस टेलीग्राम चैनल का, तो उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, और जो उसको एग्री गाइडेंस वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, और जो उसको छोड़कर रहेगा वही आपका क्या रहेगा कि इस अगला वीडियो का आपका लिंक रहेगा। तो कौन कौन से शब्द से मिलकर के बना हुआ है, तो एगर और कल्चुरा दो शब्द से मिलकर करके बना हुआ है। एगर का मतलब होता है सॉइल या मृदा, और कल्टीवेशन, कल्चुरा का मतलब होता है क्या, कल्टीवेशन मतलब क्या होता है, जुताई। इसका मेन 5 उद्देश्य है: फूड, फीड, फोडर, फाइबर और फ्यूल को जनरेट करना, यानी कि इन सब चीजों का उत्पादन करना। फूड मतलब हो गया अनाज, फीड मतलब हो गया फूड मतलब भोजन, फीड मतलब होता है दाना यानी कि रोकने के लिए जो हम यूज करते हैं। उसके बाद फोडर मतलब चारा, उसके बाद फाइबर मतलब रेशा जिससे वस्त्र बनता है, उसका फ्यूल मतलब जलावन के लिए। उसके बाद हम देखे थे कि ये 10,000 ईस्वी में क्या हुआ था, तो हम थोड़ा सा इस पर ब्रीफ करेंगे। तो 10,000 ईस्वी में मानव क्या था, जो आदि मानव थे, पूरी तरीके से विकसित मानव नहीं थे। ये क्या करते थे, लोगों का जानवरों का शिकार करके खाते थे, और जो है यहाँ ये कुत्ता पालना स्टार्ट कर दिए थे।
आप इसको एक सीक्वेंस वाइज में याद रखिए। जैसे मैंने इसको याद किया है, जैसे कि 10,000 BC, यहाँ पे लिखा है BC, सब में BC होगा, ठीक है। तो 10,000 BC, 8700 BC, 10,000 से बाद 8700 के बाद 7700 के बाद 7500 के बाद 6,000 हमने यहाँ मेंशन नहीं किया है। तो 6,000 में क्या हुआ था, कैटल और पिग का लोग पालतू बनाने स्टार्ट किए थे। तो उसके बाद हो गया आपका 7500 से 6,000, 6,000 से आप आइए 4400, 4400 के बाद आइए आप 3500, 3500 के बाद आप आइए 3,000, 3,000 के बाद आइए 2900, 2900 के बाद आइए आप 2700, 2700 के बाद आइए आप 2300, 2300 के बाद 2200, 2200 के बाद 1800, 1800 के बाद आप 1725। इस प्रकार से आप एक सीक्वेंस में इसको याद कर लेंगे। उसके बाद क्या क्या हुआ उसके बाद याद करें। तो 10,000 में क्या करते, मानव जो थे जानवरों का शिकार करके खाते थे। 8700 आया तो इन्होंने भेड़ पालना स्टार्ट किया। उसके बाद इन्होंने 7700 में बकरी पालना स्टार्ट किया। उसके बाद 7500 आया तो व्हीट एंड बार्ले यानी कि जौ और बाजरा का खेती होने लगा। उसके बाद 4400 में आपका मक्का का खेती होने लगा। उसके बाद 3500 में आपका आलू का खेती होने लगा। तो इसी प्रकार से बहुत सारी प्रक्रिया 2700 में आपका जो है रेशम कीट का पालन होने लगा। और सबसे मुख्य इंपोर्टेंट जो है आपका 1800 ईस्वी में ये 2200 ईस्वी में। तो 2200 ईस्वी में आपका क्या हुआ, राइस का कल्टीवेशन यानी कि चावल का ये प्रोडक्शन उत्पादन होने लगा। और भी बहुत सारे के सबके बारे में आप अच्छे से जानना चाहते हो, पूरे डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उसका लिंक आपको मिल जाएगा जहां मैंने इन सब चीज़ों को डिटेल से बताया। उसके बाद आते हैं, ये तो हो गया प्रीवियस वीडियो का जो लेक्चर था उसके बारे में। अब हम लोग आते हैं किस पे, जो मेरा मेन जो आज फोकस रहेगा वो किस किस पे रहेगा। तो ये वैदिक काल, इसको बोलते हैं वैदिक पीरियड, यानी कि जब वेदों की जिस काल में रचना हुई थी उसी को बोलते हैं हम लोग वैदिक काल बोलते हैं। और उसके बाद वैदिक काल के बाद यानी कि उत्तर वैदिक काल, यानी कि वैदिक काल के बाद क्या क्या हुआ वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो क्या हुआ कि जब अब बहुत सारी चीजें घटनाएं जो है घटी और धीरे धीरे जो है कृषि जो है धीरे धीरे और भी विकसित करते जा रहा था। उसके बाद जब वैदिक काल के बाद जब आया हमारा ये प्राक वैदिक काल, यानी कि वैदिक काल से पहले वाला है, ये जो है वैदिक काल से पहले का समय है, ये वैदिक काल का समय है और ये वैदिक काल के बाद का समय है। यहाँ से हम एक लाइन खींच देते हैं, ये वैदिक काल से पहले का समय, ये वैदिक काल का समय और ये वैदिक काल के बाद का समय। तो वैदिक काल में कुछ कृषि से रिलेटेड बहुत सारी क्या हुई खोजें हुई। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि 3000 ईस्वी में क्या हुआ कि कांसा का खोज हुआ। तो कांसा का खोज हुआ तो लोग क्या करने लगे कि हल बनाने लगे, कुदार बनाने लगे, बहुत सारी चीजें बनाने लगे। पहले जो बनाते थे वो क्या बनाते थे, हल जो होता था लकड़ी का होता था, जब ये खोज नहीं हुआ था तो पत्थर का होता था, भाला होता था, ये सारे पत्थरों की चीजें होती थी। और पत्थर की चीजें बनाने में बहुत डिफिकल्ट होगा। सोचिए आप एक हल बनाएंगे तो आपको कितना समय लगेगा एक पत्थर का हल बनाने में, एक लकड़ी का हल बनाने में, और टूट भी जाएगा। मान लीजिए कि कहीं जुताई करते करते एक बीच में पत्थर चलाएगा तो आसानी से टूट भी जाएगा। तो इसके लिए पहले बहुत मेहनत लगती थी। अब जब क्या हुआ कि कांसा का खोज हो गया हमारा प्रागैतिहासिक काल में, तो उसमें क्या हुआ कि लोगों को एक कांसा मिल गया और वो क्या होती थी, मजबूत होती थी और उससे जुताई होते जाती थी। इसी प्रकार जो है धीरे धीरे और भी कई सारे जो इन्वेंशन थे, बहुत सारे आविष्कार होते गए और धीरे धीरे क्या हो गया, प्राक वैदिक काल से अब वैदिक काल आ गया। तो वैदिक काल में जब आए तो इसमें क्या हुआ कि शुगर कैन यानी कि गन्ना का खेती जो है यहाँ पे स्टार्ट हो गया। किसकी खेती स्टार्ट हुई, तो गन्ना। तो गन्ना की खेती कब स्टार्ट हुई, तो हमारा वैदिक काल, इसको भी याद रखना। तो गन्ना की खेती स्टार्ट हुई और धीरे धीरे क्या हो गया, और धीरे धीरे हमारा जो कृषि है विकसित करते गए और धीरे धीरे जिस प्रकार से मानव को बुद्धि आते गया, सोचने समझने की शक्ति आती गई, कुछ खोजने की, कुछ चीज़ें की ऑब्जर्व करने की, उसकी कैपेसिटी नापने की क्या क्षमता है, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे जैसे जैसे मनुष्य की बुद्धि जो है विकसित हो गई, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को खोजना धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया। उसी दौरान क्या हो गया कि मानवों ने 1400 ईस्वी में क्या हुआ कि लोहे की खोज हुई। 1400 ईस्वी में किसकी खोज हुई, लोहे की खोज हुई। और लोहे की खोज ही
जब खोज हुई तो ये कृषि के विकास में ये एक मील का पत्थर साबित हुआ, यानी कि बहुत ही क्रांतिकारी साबित हुई। जब क्या हो गया, हमारा लोहे का खोज हो गया, लोहे का मानवों का ज्ञान हो गया, मानवों को लोहे का, तो उस समय क्या हुआ कि एक क्रांतिकारी घटना हुई। क्रांतिकारी घटना मतलब कृषि स्तर पर बहुत सारा बदलाव हो गया। आप सोचिए कि जिस टाइम ये लकड़ी का हल हुआ करता था, जिस टाइम जो है पत्थर का हल हुआ करता था, उस टाइम लोगों के लिए कितना डिफिकल्ट हुआ खेतों की जुताई करने के लिए। आज हमारे लिए लोहे के हो गए जो बहुत कम घिसते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, जिसे कुछ नहीं होता है। फिर भी क्या होता है कि चलते चलते वो भी घिस जाता है, और वो भी क्या होता है कहीं कहीं पत्थर मिल गया खेत में तो वो भी टूट जाता है। तो उस टाइम जब आप सोचिए कि लकड़ी के खेत से लोग क्या करते होंगे, खेत की जुताई करते होंगे, तो उस समय कितना डिफिकल्ट होता होगा। तो जब क्या हुआ कि ये हमारा वैदिक काल में लोहा का खोज हुआ 1420 ईस्वी में, बीसी में लोहा की खोज 1400 ईस्वी में क्या हो गया, लोहा का खोज हुई। तो लोगों के लिए क्या हुआ कि ये आसान हो गया, इसे क्या कर दिया जा सकता था, यानी कि भट्टी में डाल करके आसानी से इसे क्या किया जा सकता था कि एक आकार दिया जा सकता था। तो इसी ने क्या किया कि इसे क्या किया, एक फाल का आकार दिया, एक हल का आकार दिया, और उसके बाद इसमें क्या हो गई, जुताई जो हो गई वो आसान हो गई। लोग अब धीरे धीरे खेत को जोतने लगे और एक जगह क्या करने लगे, रहने लगे, गांव बनाने लगे, बस्तियां बनाने लगे, और वहाँ क्रॉप की यानी कि जो भी फसल लगाते थे उनका देखभाल करने लगे। और उसके बाद खुरपी हो गया, जैसे कि ये कुदाल हो गया, खुरपी हो गया, हल हो गया, इन सारी चीज़ों को बनाया जाने लगा, किससे, लोहा से। और लोहा का जो 3000 ईस्वी में कांसा का ये विकसित हो गया था, लेकिन ये लोहा जितना मजबूत नहीं था, ये ज़्यादा घिसने वाला था, लेकिन लोहा जो था बहुत ही मजबूत था, बहुत ही अच्छी तरीके से खेत की जुताई कर सकता था। तो 1400 ईस्वी में किसका खोज हुई, लोहे की खोज हुई। आपको भी सिर्फ और सिर्फ सुनना है। अभी आपका फर्स्ट ये सेकंड क्लास है, अभी आप शुरुआती दौर में क्लास 11th में आए, तो सभी अभी क्या करना है, सिर्फ आपको सुनना है। उसके बाद दूसरा बार आप जब वीडियो देखें तो उसको लिखने की कोशिश करें, जो जो भी पहले वीडियो को पॉज करें उसके बाद लिखें कि किस किस काल में क्या क्या चीज़ें हुई थी, ताकि आपको आगे जब क्लास 11th हो जाए, क्लास 12th हो जाए, तो यही दोनों जब क्लास 11th और क्लास 12th जब सही से पढ़ लेंगे, NCERT पढ़ लेंगे, और भी जो भी मेरे द्वारा क्लास लिए जाएंगे वो सारा चीज़ें आप पढ़ लेंगे, तो कहीं आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, कहीं आप नहीं फंसेंगे। तो उसके बाद लोहा का उसी दौरान क्या हो गया, और भी धीरे धीरे क्या होते गई, धीरे धीरे कृषि विकसित करते गई, और उसी दौरान क्या हो गया, धीरे धीरे सिंचाई की भी व्यवस्था धीरे धीरे विकसित की गई। तो 1500 में ईस्वी में जो है सिंचाई यानी कि इरिगेशन, पटाने की प्रक्रिया, खेत को पटाने को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंचाई बोलते हैं। तो 1500 ईस्वी में क्या हो गई कि खेत के पटाने की जो विधि है वो भी अपना लिया गया, यानी कि पहले के लोग जो क्या करते थे, बीज को बो दिए, पानी पड़ा तो वो क्या हो गया, बीज अंकुरन हुआ, फिर धीरे धीरे वो बढ़ा, तो उससे क्या हुआ, दाना बना। तो लोग वर्षा पे आधारित रहते थे, यानी कि वर्षा पड़ा तो ठीक है, नहीं तो यदि नहीं पड़ा तो पता नहीं क्या होगा। खाने के भी लोगों के लाले पड़ जाते थे, क्या खाना है क्या नहीं खाना, इस प्रकार का पहले कंडीशन हो जाता था। अब तो बहुत सुविधा हो गई है। तो क्या हुआ कि 1500 ईस्वी में इसी दौरान क्या हुई, सिंचाई की व्यवस्था आ गई, तो लोग क्या करने लगे, लोग कृषि पे धीरे धीरे और भी ज़्यादा डिपेंडेंट होने लगे। ये था हमारा वैदिक काल। उसके बाद हम लोग आए किसमें, अब उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि जहाँ जहाँ भी सभ्यता विकसित हुई, सभ्यता किस प्रकार से विकसित हुई ये भी मैंने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि इसमें सभ्यता धीरे धीरे किस प्रकार से विकसित की कि पहले के लोग घुमंतु थे, इधर उधर घूम करके जंगलों में भोजन किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे खाना कम पड़ने के वजह से क्या हुआ कि लोग को बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता था। तो वो लोग क्या करने लगे कि उसी दौरान क्या हुआ कि कुछ उन्होंने फसलों को पहचाना कि इस बीज को हम लोग क्या करेंगे, मिट्टी में बोएं तो इससे पौधा निकलेगा, और पौधा से फिर क्या होगा, हमारा फल बनेगा। तो उसी प्रकार से धीरे धीरे जैसे जैसे विकसित हो गए, लोगों ने क्या करने लगा कि धीरे धीरे वो क्रॉप को लगाने लगे। अब जब कोई फसल आप लगाइएगा तो कुछ जंगली जानवर आएगा तो उसको खा जाएंगे, फसल को बर्बाद कर देंगे। तो उसको देखभाल करने के लिए क्या किया,
लोगों ने एक जगह रहना स्टार्ट किया। इसके बारे में भी मैंने सब अच्छे से बताया है पहला वीडियो में। तो लोगों ने क्या किया, एक जगह रहना स्टार्ट किया, कुत्ता को पालतू बनाना स्टार्ट किया ताकि कोई जंगली जानवर आए तो उस पर भौंके तो वो भाग जाए। तो एक जगह रहना स्टार्ट किया इसीलिए ताकि क्रॉप का ताकि जो भी फसल लगाए उसको अच्छी प्रकार से देखभाल कर सके। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब एक जगह लोग रहने लगे तो एक लोग हुए, फिर 2 लोग, 2 से 4, 4 से 8, इसी प्रकार से क्या हुआ, धीरे धीरे गांव बनी, बस्तियां बनी और धीरे धीरे पूरा सभ्यता का धीरे धीरे विकास हो गया। धीरे धीरे सभ्यता का विकास हुआ। तो जहाँ जहाँ भी क्या हुई थी, सभ्यता का विकास हुई थी, वहाँ अपना जो है कृषि जो है अपना पांव पसारा था। यानी वहाँ जो बहुत ही यानी कि बड़े पैमाने पे कृषि हो रही थी। और उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो कृषि बहुत हद तक क्या हो चुका था, विकसित हो चुका था और लोगों की आजीविका का आधारभूत इकाई क्या बन चुका था, कृषि ही बन चुका था। यानी कि लोग कृषि पे ही डिपेंडेंट हो गए थे, कृषि पे ही आधारित हो गए थे। यानी कि कृषि को छोड़ करके उस समय और भी कोई दूसरा काम लोगों को नहीं मिलता था। यानी कि वही उनके खाने पीने का, आजीविका, पूरा जीवन जीने का साधन बन चुका था। यानी कि अभी के हिसाब से हम लोग देखें तो अभी क्या, अभी बहुत सारा आपको काम मिल जाएगा। अभी आप जाइएगा, लोग बाहर जाते हैं, जिनको काम नहीं मिलता वो कहाँ जाते हैं, बाहर जाते हैं कमाने के लिए। कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, जहाँ घर बन रहा होता है वहाँ काम करते हैं। कई लोग कपड़े की वाली फैक्ट्रियों में काम करते हैं। तो कोई पेंटर में काम करते हैं, कोई चप्पल वाले में काम करते हैं, तो कोई कहाँ तो कोई कहाँ काम करते हैं। यानी कि बहुत सारा आपके पास अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे संसाधन है काम करने के लिए। लेकिन उस टाइम जो था कृषि ही सबकी आजीविका की ये मेन संसाधन था, मुख्य संसाधन था, मुख्य काम क्या था, कृषि ही करना था। तो उसके बाद क्या हुआ था, उसी के दौरान क्या चल रहा था, आपका भौगोलिक खोजे भी चल रहा था। आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में भौगोलिक खोजे, या शायद क्लास 10th में होगा, क्लास 9th में ही होगा भौगोलिक खोजे। तो भौगोलिक खोजे के दौरान क्या हुआ था, लोगों को ये लालसा थी कि हम सिर्फ दुनिया में हम ही हैं कि और भी दूसरे जगह पे लोग हैं। तो इन्होंने इन सारी चीज़ों की जानकारियाँ जुटाने के लिए बहुत सारे लोग क्या करते थे, समुद्र में निकलते थे। कोई तो बहुत सारा पहले कंपास नहीं होने के वजह से, कुतुबनुमा नहीं होने की वजह से कई लोग समुद्र में ही खो जाते थे, उनको पता ही नहीं चलता था कि हमने किस दिशा से आया और किस दिशा में जाना है। तो जब कुतुबनुमा का आविष्कार हो गया तो यानी कि देखना कि किस डायरेक्शन से हम आए हैं, साउथ से आए हैं कि नॉर्थ से आए हैं, उत्तर दिशा से हम आए हैं कि दक्षिण दिशा से आए हैं, कुछ पता नहीं चलता था। जब कंपास का आविष्कार हुआ तो ये समुद्री यात्रा जो है लोगों के लिए सहज हो गई। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि वास्को डी गामा नहीं, कोलंबस जो है पहले भारत को खोजना चाहता, तो वो भारत के खोज में ही निकला था 1492 ईस्वी। तो उन्होंने क्या हुआ कि वो भटक गया रास्ता और भारत ना पहुंच करके वो कहाँ पहुंच गया, अमेरिका पहुंच गया। तो जब अमेरिका पहुंचा तो वहां पे देखा मक्का, यानी कि अभी हम मक्का बोलेंगे तो आप लोग को पता लग जाएगा कि क्या होता है मक्का। लेकिन उस टाइम जो था जो पुर्तगाली लोगों को ये था, कोलंबस कहाँ का था, शायद स्पेन का था। तो दूसरे लोगों को ये पता नहीं था कि मक्का कैसा होता है, क्या है मक्का, इसे क्या किया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं पता था। लेकिन जब क्या किया कि कोलंबस ने जब अमेरिका पहुंचा तो उन्होंने क्या दिया, नई दुनिया का नाम दिया उसको, अमेरिका को क्या दिया, नई दुनिया का नाम दिया। यानी कि हम लोगों के अलावा भी कोई ऐसा जगह है जहाँ पे लोग रहते हैं। तो हाँ, उन्होंने क्या देखा, मक्का देखा। तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो बहुत लोग वहाँ के उपजाते थे, खाते थे, तो उपजाते थे और खाते थे। तो उनको भी जब वो वहाँ पहुँचे तो एक मेहमान की तरह मानी कि उनका स्वागत किया। कुछ लोग शक भी किए कि अरे ये कौन है, कहाँ से आ गया। तो फिर आपस में क्या हुआ, कुछ सामंजस्य बैठा, दोनों में बातचीत हुई। तब लोग जो खाते थे उनको भी दिए खाने के लिए। तो अरे ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, खाने बहुत ही टेस्टी है। तो उन्होंने क्या किया कि अपने साथ अपने देश ले गए। तो अपने साथ अपने देश ले गए तो वहाँ के लोगों ने भी खाया। तो हम उसी भी बहुत अच्छा लगा। तो बहुत सारा अब क्या होने लगा कि जो इन्हें अच्छा लगा वो ले गए और जो
वो अपने देश से लाए थे, वो इनको दे दिए कि आप भी खाइए, आपको भी बहुत अच्छा लगा। इन्होंने भी खाया, इनको भी बहुत अच्छा लगा। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि बहुत सारे फसल एक देश से दूसरे देश से तीसरे देश का आवागमन हुआ। तो जैसे कि पहले की हम लोग बात करें, आलू, टमाटर, शकरकंद, मिर्च, पपीता, तंबाकू, अनानास, ये सारे इंडिया को एकदम मालूम नहीं था, कुछ भी मालूम नहीं था। उस समय बोलते तो पता नहीं चलता था कि ये सारी क्या चीज क्या है। और ये बात ज्यादा नहीं है, मात्र 500 ईस्वी पूर्व की है, मात्र 500 ईस्वी पूर्व की है। तो 500 ईस्वी पूर्व की है। ये सारी चीजें तंबाकू के बारे में, तंबाकू मतलब खैनी, गुटखा, ये सब कैसे बनाया जाता है, क्या होता है, ये सब कुछ भी नहीं पता था। टमाटर कैसा होता है, शकरकंद कैसा होता है, आलू कैसा होता है, कुछ भी पता नहीं था। ये पेड़ों पे उगता है कि जमीन में होता है कि कैसा होता है, कुछ भी पता नहीं था। लेकिन जब क्या हुआ कि पुर्तगाली हमारे देश में आए, तो वो अपने साथ लेकर के आए, अमरूद लेकर के आए, टमाटर लेकर के आए, बहुत सारी चीजें लेकर के आए। तो यहाँ के लोगों ने जब खाया, जब उनको लगाया तो बहुत अच्छा लगा। तो बहुत अच्छा लगा तो वो यहाँ क्या की, उसको लगाए, उनको रोपे और उनसे फिर बहुत सारा फल हुआ। तो धीरे धीरे क्या हुई, फैल गई। और उसके बाद जो पुर्तगाली थे और वास्को डी गामा भारत कब आए थे, तो सबसे पहले कालीकट बंदरगाह पे आए थे और 1998 ईस्वी में आए थे। तो 1998 ईस्वी में आए थे, तो उन्होंने बहुत सारी चीज अपने साथ लाया। और उसके बाद क्या हुआ कि जो जो यहाँ की चीजें अच्छी उनको लगी, वो भी क्या किए, अपने साथ ले गए। क्योंकि बहुत सारा मसाला जो है वास्को डी गामा यहाँ से लेकर के गए थे। तो उनके तो वो पुर्तगाल लेकर के गए। तो वहाँ का जो राजा था, उनको सबसे पहले नाविकों को यात्रा करने के लिए प्रोत्साहन कौन देता था, पैसा कौन देता था, तो राजा लोग देता था। जब उनको ले गए, उनको पेश किए, तो बहुत ही अच्छा लगा, अरे ये तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खाना को टेस्टी बना देता है। तो इस प्रकार से क्या हुए कि एक दूसरे से एक देश से दूसरे देश में फसल का क्या हुआ, आवागमन होने लगा। उसी समय आइए उत्तर वैदिक काल के समय में। और इसमें ये मानिए कि भारत का भी कुछ कम योगदान नहीं है, भारत का भी बहुत योगदान है। भारत ने क्या दिया दुनिया को, भारत ने दिया जिसे हम फलों का राजा कहते हैं, आम। तो ये किसकी देन है, ये भारत की ही देन है विश्व को। उसके बाद जिसका उत्पादन विश्व में सबसे ज्यादा होता है, जिसपे सभी लोग डिपेंडेंट है, चावल, किसका देन है, भारत का ही देन है चावल। उसके बाद बहुत सारी दलहनी फसलें हैं, कपास है, तिल है, जौ है, गेहूं है, ये सारी जो है देन किसकी है, ये सारी देन जो है भारत की ही देन है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ का जो सबसे पहले क्या था, जिस समय देश अभी आज़ाद नहीं हुई थी, बहुत समय पहले की बात है। तो उस समय क्या था कि ना पाकिस्तान, भारत में ही सारा था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारा पूरा ये बटा हुआ नहीं था। तो जिसमें पाकिस्तान और भारत दोनों एक था, उस समय क्या था कि मोहनजोदड़ो हो गया, ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, हड़प्पा सभ्यता हो गया, सारा क्या था, एक ही में मर्ज था, एक ही में मिला हुआ था। तो उस समय क्या हुआ कि जब हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता या मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हुई, ये हड़प्पा सभ्यता और ये मोहनजोदड़ो और ये सिंधु घाटी सभ्यता 3000 से 1750 ईस्वी तक बहुत ही अपने चरम सीमा पे थी, अपने उत्कर्ष सीमा पे थी, बहुत फल फूल रही थी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे के कारण क्या हुआ कि ये सारा चीजें ध्वस्त हो गई, ये सारी चीजें बर्बाद हो गई। तो वहां पे जब खुदाई की गई, तो वहां पे देखा गया कि यहाँ पे ये जौ का है, तिल का है, कपास का है, तीसी का है, ये सारे की नहीं, हाँ, ये सारी की खेती क्या होती है, वहां होती थी। सबसे पहले जब वहां की खुदाई की गई, तो ये मिला कि लोहे का नहीं, ये लकड़ी का हल देखने को मिला। तो उससे ये पता लगता है कि कहीं ना कहीं जो यहाँ के लोग थे वो हल को जानते थे और हल से खेती करना जानते थे। उसके बाद पहिया मिला, यानी कि चक्का। तो इनसे ये भी पता चलता है कि लोग जो है यहाँ के जो मोहनजोदड़ो के जो लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, वो यानी कि ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए गाड़ी का इस्तेमाल करते थे। गाड़ी किससे चलेगी, जानवरों से चलेगी, जैसे बैलगाड़ी वगैरह हो गया, ये सब हो गया। तो इन सारी चीज़ों से ये सब सारी बातें पता लगती हैं कि वहाँ जो है
किसकी किसकी खोज की गई? तो लोहे का ये नहीं, लोहे का नहीं, लकड़ी का हल, लकड़ी का पहिया, ये सारी चीज़ों की पता लगाई गई। उसके बाद वहाँ के लोगों को गिनिंग की प्रक्रिया मालूम थी। गिनिंग मतलब होता है, हम लोग बोलते हैं ओटाई। गिनिंग मतलब क्या होता है? ओटाई होता है। यानी कि गिनिंग मतलब जो रुई होता है, जिसको हम तो लोग बोलते हैं बिनौला, तो जो रुई होता है उनसे उससे बीज निकालने से, कि आप कपास को देखेंगे, यदि आप नहीं देखेंगे तो कभी यदि आपको मौका मिलेगा तो कपास का ऐसा बॉल बना हुआ था, उसके अंदर क्या होता है? रुई रहती है, उसके अंदर 3-4 कंपार्टमेंट बटे हुए रहते हैं। तो उसमें क्या होता है? रुई में बहुत सारा दाना होता है, कपास का बीज होता है। तो कपास को बीज निकालने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? गिनिंग कहते हैं। और ये जो है आप याद रखिए कि गिनिंग किससे संबंधित है? ओटाई। गिनिंग को इस प्रकार से भी लिख दिया जाएगा, ठीक है? गिनिंग, गिनिंग क्या है? तो गिनिंग आप लोग याद रखेंगे कि ओटाई किससे संबंधित है? तो कपास से संबंधित है। किससे संबंधित है? कपास से संबंधित है। यह क्वेश्चन बीसीएसई में भी पूछा जा सकता है, जाता है, और आपके बिहार बोर्ड में भी पूछे जा सकते हैं। तो गिनिंग किससे संबंधित है? कपास से संबंधित है। उसके बाद होता है स्पाइनिंग। स्पाइनिंग मतलब धागा बनाना, सूत काटना जिसको बोलते हैं, कपड़ा बुनना। स्पिनिंग मतलब कपड़ा बुनने की भी प्रक्रिया किस प्रकार से बुना जाता है, ये मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता थी पहले से। और उसके बाद जब और भी खुदाई की गई तो वहाँ के पता चला कि कुछ दानों से पता चला कि ये गेहूं का दाना, गेहूं जब हम लोग का कोई भी ऐतिहासिक चीज़ें होती है तो उसके हम लोग क्या करते हैं? कार्बन 14 से जानकारी लेते हैं कि ये कितना पुराना है और क्या है, नहीं है। तो जब कॉम्पोजिशन जो पहले का गेहूं था उससे और उसका और अभी का गेहूं का मिलाया गया तो दोनों एक ही जैसा मिला हुआ हुआ, तो इससे पता लगाया कि पहले यहाँ जो है गेहूं का खेती किया जाता था, जौ का, तिल का, कपास का, तीसी का, इन सब चीज़ों की खेती की जाती थी। और जब बताया कि कपास से क्या होता था, वहाँ के लोगों को धागा बनाने की प्रक्रिया आती थी, गिनिंग आती थी, तो कपास की कहीं ना कहीं वहाँ पे खेती होती थी। उसके बाद हाँ, मिट्टी को उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे धीरे धीरे कृषि विकसित करते गई तो वहाँ के लोगों को ये पता चला कि जितना ज़्यादा बार हम लोग खेत को जोतेंगे उतना ही हमारा क्या होगा कि ज़्यादा उत्पादन होगा, फसल अच्छे से बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा। और यह है भी क्योंकि आप जब मिट्टी को पूरा तरीका से भुरभुरा बना देते हैं तो पौधा का जो जड़ होता है वो नीचे आसानी से जाता है, इसीलिए क्या होता है कि पौधे अच्छे से फलते फूलते हैं, बढ़ते हैं। तो ये लोगों ने जान लिया था कि मिट्टी को जितना ज़्यादा हम लोग क्या करेंगे, महीन बनाएंगे, उतना ही हमारा अच्छा उत्पादन होगा। उसके बाद गोबर का प्रयोग, लोगों ने ये भी सीख लिया था कि गोबर को ये पेड़ के पास डालने से उत्पादन ज़्यादा होता होगा। ये कैसे पता चला होगा? मान लीजिए कि कोई जानवर जा रहा हो और कहीं पे गोबर कर दिया हो, तो गोबर पड़ा हो, तो वहाँ के आसपास के जो रहते हैं और वहाँ पे जो पौधे उगते हैं, तो आप लोग देखेंगे कि वो अगल बगल के जितने पौधे होंगे उसके अपेक्षा जो वो पौधे ज़्यादा बड़ा होते हैं। तो इनसे उन्होंने जब दिमाग लगाया तो उन्होंने देखा कि इनके जो पास है गोबर के पास वाला जो पौधा है वो ज़्यादा बढ़ा हुआ क्यों है, और भी कहीं देखा होगा तो उन्होंने ये दिमाग लगा लिया कि जहाँ पे गोबर रहते हैं वहाँ पे पौधा अच्छे से विकसित होते हैं। तो उन्होंने फिर क्या किया कि पौधों में गोबर डालना भी स्टार्ट कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे और भी सिंचाई की बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे विकसित होने लगी। उसमें है आपका लाठा कुड़ी है, रहट है। रहट को आप जा करके यूट्यूब पे सर्च करेंगे, वहाँ आपको अच्छी तरीक़ा से रहट दिख जाए। और मैंने लाठा कुड़ी हमने भी यूट्यूब पे सर्च किया तो लाठा कुड़ी मुझे सेटिस्फेक्शन वाला कोई पिक्चर मिला नहीं, इसीलिए मैं यहाँ पे मैनुअली ड्रॉ किया हूँ। तो लाठा कुड़ी में होता क्या है कि एक ऐसे कैंची जैसा एक पेड़ लाया जाता है, एक ऐसे रहता है और एक पेड़ लाया जाता है, इसका दो ऐसे इधर से कन्नी निकला हो या दो टहनियाँ, और उसके बीच में क्या कर दिया जाता है कि इसको एक बांस वाला रहता है उसको रख दिया जाता है इस प्रकार से, जिस प्रकार से हमने यहाँ रखा है। और यहाँ क्या किया जाता है कि एक बोरा बांध दिया जाता है और उसमें मिट्टी हो पत्थर हो उसको भर दिया जाता है बोरा को, और यहाँ लटका दिया जाता है। और यहाँ पे एक आदमी रहता है, वो क्या करता है कि और इधर यहाँ पे एक बाल्टी लगा हुआ था,
अब बाल्टी होता है वो थोड़ा मजबूत लोहे का बना हुआ होता है, वो थोड़ा भारी होता है। तो इसको यहाँ से ये रस्सी लगा हुआ होता है, तो रस्सी जब आदमी खींचता है तो यहाँ पे जो होता है कुआं होता है। यहाँ क्या होता है कुआं, एक जैसे कि इधर से नदी आ रही है तो नदी यहाँ से आ रही है तो कुआं को थोड़ा सा क्या कर दिया जाता है, गड्ढा कर दिया जाता है ताकि नदी का पानी जो है इसमें आ जाए। तो नदी का पानी इसमें आ जाता है और यहाँ ये जमीन थोड़ा सा ऊंचा है, तो लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पे रहते हैं आदमी और ये ऐसे करके इसको जो है नीचे लाते हैं, और ये थोड़ा भारी होता है इसलिए आसानी से नीचे आ जाता है। उसके बाद जब इसको नीचे लाते हैं, इसमें पानी भर जाता है तो ऊपर उठाते हैं, तो ये वाला जो पत्थर वगैरह मिट्टी वगैरह भरा हुआ होता है ये इसको ऊपर आने में आसान कर देता है। तो इस प्रकार से लाठा कोड़ी से जो हमारा सिंचाई होती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आधुनिक काल में क्या क्या चीज़ें हुई है, क्या क्या घटनाएं हुई, और आधुनिक काल वाला वीडियो जो होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें हम लोग जेथरो टूल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो है हल का आविष्कार किसने किया, ट्रैक्टर का आविष्कार कब हुआ, इन सब सारी चीज़ों को हम बात करेंगे। आधुनिक काल में क्या क्या होगी, जैसे कि गेहूँ का बौना प्रजाति, नोरिनटेन, डिजीवुजेन, ये राइस का बना प्रजाति कैसे कैसे विकसित हुआ, इस सब के बारे में आप बात करेंगे। और नोरिनटेन, डिजीवुजेन ये एग्जाम में पूछा ही जाता और आपसे भी पूछा ही जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।